हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम जो पढ़ना था पढ़ लिया था, कुछ थोड़ा थोड़ा बचा है, उसके बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो हमें पढ़ना है जो टाइट्रेशन में आपको मैंने जनरल टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो हम पहले जानते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। आया ना? जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। मेरा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिडक्शन वैसे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मेरा कोई है जिंक है, वो अगर ऐसे करके Zn2++2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज भी हो रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ऑक्सीडेशन। और अगर ऐसे है कॉपर 2+ है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम मिलाएंगे तो वो अगर दे रहा है कॉपर दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ये होता है, रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया। तो अभी बोला है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन का एग्जांपल अगर हम पकड़ लें, क्या पकड़ लें, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वो देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जिंक का 0 है, जिंक ZnSO4 में जिंक का कितना है, 2+ है। तो जिंक का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर का डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन बोलेंगे। समझ में आया? तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद देखिए, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, यहां पे जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, पर जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए कॉपर सल्फेट को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिंक क्या हो रहा है, जिंक खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर कॉपर को क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, इसीलिए जिंक को बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो रिडक्शन करवाता है उसको बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये याद रखने में सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा
वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑपोजिट है। तो लिख देंगे आप स्पेसीज व्हिच रिड्यूसेस इटसेल्फ, उसको बोलेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ होगा उसको बोलेंगे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वैसे ही ये अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, वैसा होगा ना या नहीं? इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर, आया ना? खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको बोलेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यही है मेरा रिडॉक्स रिएक्शन का बेस। तो उस रिडॉक्स रिएक्शन को लेके ही हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन या रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें हम जनरल कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम कुछ यूज करते हैं। उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ एग्जाम्पल है KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऑक्सीजन का क्या लोगे? -2 लोगे, पोटेशियम का +1, यहाँ पे भी वैसे लेके आप कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम का आएगा कितना? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनका देखिए आप देखिए मैंगनीज हो या क्रोमियम हो, मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 7। वैसे क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 6। तो वो हर वक्त क्या करेंगे? खुद रिड्यूस होंगे, क्योंकि ज्यादा तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, क्योंकि ये अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर में फर्दर इंक्रीज होगा। पर मैंने आपको बोला है कि ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइज और नहीं हो पाएंगे, खुद ये रिड्यूस होंगे, मतलब खुद को वो रिड्यूस करेंगे और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हम जनरली यूज करते हैं हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन में। रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अभी देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एक रिएक्शन है C2H5OH प्लस Cr2O7 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H प्लस मतलब एसिड, गिव राइज टू Cr3 प्लस प्लस C2H4O प्लस C2H4O प्लस H2। ठीक, इस टाइप का एक रिएक्शन है। अगर इस टाइप का एक रिएक्शन है तो क्या करेंगे, देखिए। तो यहां पे देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ये वाला कन्वर्ट हो रहा है इसमें, आया ना। तो इसका कितना है, +6 है तो +3 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इधर देखिए कैलकुलेट कीजिए, C2H5OH में कैलकुलेट करने से कितना होगा,
OH है, ये +1 -2, इसका आएगा -2। कैसे आएगा देखिए, हाइड्रोजन का कितना है, 6 हाइड्रोजन है, तो 2x + 6 - 2 = 0। दैट इम्प्लाइज x = क्या होगा, -2 होगा। यहाँ पे वैसा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, -2 से -1 हो रहा है या ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Cr2O7 2 - 2 हो रहा है Cr3+। ठीक है, यहाँ पे इसका +6 है, तो टोटल कितना हुआ, +12। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, इसका कितना हो गया, +6। तो चेंज कितना हो रहा है, 6, चेंज हो रहा है 6। वैसे C2H5OH कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C2H4O से, तो इसका -2 है, इसका -1 है, टोटल कितना है, -4, इसका टोटल है -2, क्योंकि 2 कार्बन है, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 2। तो यहां पे 6 चेंज हो रहा है, यहां पे 2 चेंज हो रहा है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए, यहां पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो साइड में जो चेंज हो रहा है वो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक का जितना कमेगा दूसरे का उतना ही बढ़ेगा, है या ना। एक का जितना कमेगा दूसरे का उतना ही बढ़ेगा, इसलिए यहां पे 3 मल्टीप्लाई किया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो 1 मोल है, इसका क्या हो गया, 3 मोल है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 3C2H5OH will give rise to क्या हो जाएगा, 3C2H4O, हाँ या ना, ये हो जाएगा ना। तो इसमें कितना है, 1 मोल Cr2O7 है, उसमें कितना आ रहा है, 3 मोल C2H5OH। तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ Cr2O7 इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल्स ऑफ C2H5OH। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 will oxidize 3 moles of C2H5OH। समझ में आया क्या हो रहा है? पहले हम दो को लिख देंगे प्रोसेस को डिफरेंट करके, उसके बाद चेंज को देखेंगे। दो साइड में चेंज सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना तो घटना चाहिए ना, नहीं तो प्लस माइनस कैंसिल कैसे होगा, टोटल चेंज कंजर्व कैसे होगा, जब जितना डिक्रीज होगा उतना इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। उसका मतलब वो बोलेगा कि 1 मोल, इसका तो कोफिशिएंट कितना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल ऑफ Cr2O7 2- विल ऑक्सीडाइज क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, और एक एग्जांपल भी पकड़ते हैं, आपका जैसे इजी होगा, आपके कन्वीनियंट के लिए, आपको जैसे इजी होगा उसके लिए और एक एग्जांपल भी हम पकड़ते हैं। रुकिए, उससे आप पूरा क्लियर हो जाओ। अच्छे तरह से इसको देखना, डाउट हुआ तो फिर से आप देख सकते हो, नहीं तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो अगर आपको डाउट लग रहा है तो। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इस टाइप का रिएक्शन दिया गया है, इस टाइप का रिएक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए H2S है, तो इसका तो +2 है, तो इसका कितना होगा चार्ज, -2 होगा। यहाँ पे सल्फर का कितना है, 0 है, हाँ या ना, पहला आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 -6 +1 क्या हो जाएगा, +5। नाइट्रोजन का +5 आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, +2 आ रहा है,
आया ना, प्लस 2 आ रहा है। तो यहां पे देखिए चेंज क्या हो रहा है, यहां पे चेंज क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। आया ना, -2 से 0 जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +5 से +2 जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, रिडक्शन। समझ में आया। तो हम बोलेंगे कि HNO3 मेरा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद ये क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है पर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है पर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑपोजिट आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H2S को अगर लिखेंगे S में तो -2 है, 0 है, सल्फर तो बैलेंस है, तो चेंज कितना होगा, 2। वैसे ही HNO3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे NO में, नाइट्रोजन तो दोनों में बैलेंस है, तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो ये कितना चेंज हो रहा है, 3। आया ना, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। तो मैंने बोला था कि जितना ऑक्सीडाइज होगा उतना ही रिडक्शन होना है, मतलब चेंज सेम होना चाहिए, इसलिए हम इस साइड में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3, इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2। तो ये हो जाएगा 3H2S गिविंग राइज टू 3S, ये हो जाएगा 2HNO3 गिविंग राइज टू 2NO। आया ना, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे और दोनों का चेंज कितना होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 moles of H2S is equivalent to 2 moles of HNO3। 2 moles of HNO3। तो मैं बोल सकता हूं 2 moles of HNO3 will oxidize 3 moles of H2S। हाँ या ना, 2 moles of HNO3 will oxidize 3 moles of H2S, ये मैं बोल सकता हूं। समझ में आया। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। तो अभी हम आते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए ऐसे एक हम ब्यूरेट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं, एक ब्यूरेट लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अपना सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब यहाँ पे ले लिया हमने कुछ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया, जैसे KMnO4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और यहाँ पे एक हम बीकर लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टॉपर लगाएंगे और इसको हम जब धीरे से खोलेंगे, इसको हम अगर धीरे से खोलेंगे तो यहाँ से एक एक ड्रॉप करके हम ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में क्या होगा, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, आया ना, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलेंगे, आया ना। तो जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तब क्या होगा, तब होगा इसका कलर चेंज। मतलब आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, मतलब इसमें जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, दोनों का जब रिएक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कलर चेंज करेगा, कलर चेंज टेक्स प्लेस, है ना। और उसको ही बोलते हैं क्या हम, एंड पॉइंट, उसको ही बोलते हैं हम एंड पॉइंट। तो जहां पे इसका कलर चेंज हुआ हम इसको फिर से बंद कर देंगे, हम इसको फिर से बंद कर देंगे और ब्यूरेट से हम देख देंगे कि हमने कितना अमाउंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, कितना अमाउंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है वो हमें ब्यूरेट से पता चल जाएगा। और यहाँ पे हमने तो रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया है, हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है वो तो हमने मेजर करके ही लिया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट को हमने मेजर करके लिया है। यहाँ से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर क्या हुआ, अगर कॉन्सेंट्रेशन हुआ N1, वॉल्यूम हमारा खर्चा हो रहा है क्या V1, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन है पकड़ लीजिए N2, वॉल्यूम खर्चा हो रहा है क्या V2, देन हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा, जब कंप्लीट रिएक्शन होता है तब दोनों का मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम हो जाता है। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि N2V2 इक्वल टू N1V1, हाँ या ना। इसको हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, यहां से एक का कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया होगा, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन अगर अननोन होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर मोलारिटी दिया होगा तो क्या होगा, M2 वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू V2 इक्वल टू M1 वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1 इंटू V1। मोलारिटी दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, नॉर्मालिटी दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इनमें से कोई भी एक अननोन होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं क्या, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये आप प्रैक्टिकल में अपना जब करोगे तब आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज आ जाएगा। तो ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स उसको बेस करके होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता दिया हूं, आपको टाइट्रेशन के बारे में तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, एट एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। तो उसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए, स्पीसीज which have
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, XH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा वो खुद क्या होगा, वो खुद रिड्यूस होगा, वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही स्पेसीज व्हिच है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट XH रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, KMnO4 है और एक H2S है। ठीक है, KMnO4 है और एक H2S है, समझ में आया? तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +7, और जो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, इसीलिए KMnO4 ऑलवेज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही काम करेगा, मतलब खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर H2S में सल्फर का क्या है, 2- है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये उसका क्या है, मिनिमम है, ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ या ना? सो इट ऑलवेज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मिनिमम है तो वो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है, रिड्यूस तो नहीं हो सकता, और तो कम नहीं हो सकता ना, इसलिए इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ पाए, ये है 2 एग्जाम्पल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, if oxidizing agent is in its highest oxidation state, जैसे मैंने बोला था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन it is transformed into next stable lower ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? मतलब Mn+7 अगर है, वो उसका नेक्स्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट होगा, मतलब वो क्या हो सकता है, Mn+2 हो सकता है, वो क्या हो सकता है, Mn+2 हो सकता है, क्योंकि Mn+2 स्टेबल होता है। कैसे आप जानोगे, Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d5, उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 3d5 4s0, तो 3d5 रहता है, तो उसका d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं अनपेयर्ड होके, और आपको पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या रहता है,
स्टेबल रहता है, हाफ फील्ड अगर रहेगा तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, है ना। इसीलिए ये क्या होता है, नेक्स्ट स्टेबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरली होता है, जनरली इसमें वो कन्वर्ट होता है। और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब +7 +4 में भी कन्वर्ट हो सकता है, +6 में भी कन्वर्ट हो सकता है, पर +2 में ज्यादातर केस में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसमें वो स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा KMnO4 क्या हो जाएगा, कोई एक कंपाउंड बनेगा जिसमें Mn2+ होना चाहिए। ठीक है, वैसे मेरा K2Cr2O7 उसमें क्या है, +6 है, वो Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो उसका स्टेबल स्टेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ एनी नॉन मेटल इज इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, है ना। देन इट विल बी transformed into जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और जीरो लिख लीजिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली क्या होता है, अगर मेरा H2S है तो उसमें H2- है, वो किसको चला जाएगा, मिनिमम है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो S0 में चला जाएगा। समझ में आया, वो S0 में चला जाएगा। ये जनरली होता है, कुछ केसेस में ये फॉलो नहीं करता, पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये चला जाएगा किसको, जीरो को। क्यों नॉन मेटल लिखा, क्योंकि नॉन मेटल का ही माइनस में रहता है, नॉन मेटल का भी माइनस में ही रहता है। इफ एनी नॉन मेटल इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए नेगेटिव, बाद में आप कंफ्यूज हो गए, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। इफ एनी नॉन मेटल इज ऑलरेडी इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर नॉन मेटल है कोई जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन it will be transformed to higher oxidation state, मतलब जीरो से ऊपर चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव के तरफ वो चला जाएगा। समझ में आया, अगर उसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मेनली ये सब रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। उसके बाद लिखिए, इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इन, और नॉन मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर ही नॉन मेटल आता है, इसलिए लिख दिया रिड्यूसिंग एजेंट इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट होगा पॉजिटिव, मतलब हाईएस्ट नहीं होगा या लोएस्ट नहीं होगा, बीच का कुछ होगा,
then it will be transformed to highest oxidation state। तो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को चला जाएगा। समझ में आए? अगर इंटरमीडिएट होगा तो हाईएस्ट में चला जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, उसका अगर हाईएस्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो लोअर को चला जाएगा जो कि स्टेबल होगा। तो एक स्टार मार करके लिख लीजिए। अगर हमारे पास KMnO4 है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो 3 पॉसिबल केस है। एक, हम अगर एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, दूसरा को हम बेसिक और उसको क्या बोलते हैं अल्कालाइन मीडियम में कर रहे हैं, और तीसरे को है हम न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। जब एसिडिक में करते हैं तो ये रहता है Mn2+, जब न्यूट्रल में करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 को, और 4+ लिख लीजिए, और जब अल्कालाइन में रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है Mn6+ को। समझ में आया? तो जब KMnO4 को हम रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं तो इसका क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका +7 है, तो इसका डिक्रीज होगा। तो ये अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो Mn2+ को जाएगा, बेसिक मीडियम में होगा तो Mn6+ को जाएगा, और न्यूट्रल मीडियम में होगा तो Mn+4 को जाएगा। इसको आप अच्छे तरह से याद रखिए, क्योंकि बीच में आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में है और उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का, तो वो क्या होगा, तो एसिडिक में बोलेंगे Mn2+ होगा, बेसिक में बोलेंगे Mn6+ होगा, और न्यूट्रल में क्या बोलेंगे Mn4+ होगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि मेरा FeSO4 दिया है प्लस FeCl3 दिया है, उसको मुझे KMnO4 के साथ टाइट्रेट करना है, KMnO4 के साथ टाइट्रेट करना है। तो क्या होगा देखिए, ठीक है। तो KMnO4 तो आपको पता है जनरली रिडॉक्स टाइट्रेशन में इसको ही यूज करते हैं, ये हर वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही काम करेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे मैंगनीज का, ठीक है। तो इनमें से अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये इन दोनों में से, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इन दोनों में से किसी को वो ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ या ना। इसका तो रिडक्शन होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ये इन दोनों में से किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। यहां से देखिए Fe2+ है, यहाँ पे Fe3+ है, ये इसका हाईएस्ट है, आयरन का हाईएस्ट है कितना 3+, आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। तो इसका इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, ओनली ये FeSO4 के साथ रिएक्ट होगा। सो हम लिख सकते हैं FeCl3 will not react with KMnO4, क्योंकि
आयरन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इन इट। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे उसके बाद जब टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, एट एंड पॉइंट और एट कंप्लीट रिएक्शन मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। समझ में आया? क्यों बता रहा हूं, समझ में आया? और मेरा FeSO4 किस में कन्वर्ट होगा? KMnO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 मतलब Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+। ठीक है, वैसे ही पकड़ लीजिए और एक रिएक्शन, H2S है और SO3 है और हमने KMnO4 दिया है। H2S है और SO3 है और हमने KMnO4 दिया है, तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? सल्फर में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका +6 है, तो ये क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, आया ना? तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट कौन करेगा? H2S करेगा। H2S का कितना है? H2- है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2- है। तो मैंने बोला था अगर नेगेटिव में है ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या निकलेगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। तो H2S क्या बनाएगा? मेरा सल्फर बनाएगा। H2S क्या बनाएगा? सल्फर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2S इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, क्योंकि ये है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा मेरा क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? KMnO4 कर रहा है, तो 2- क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक है NO2+ IO3- उसके साथ K2Cr2O7 दिया है, K2Cr2O7 दिया है। ठीक है, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है, जो कि हाईएस्ट है। तो ये तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, आया ना? तो अभी देखिए यहाँ पे इसका +4 है, यहाँ पे इसका कितना है? +5, आया ना? तो आपको पता है कि आयोडीन जो होता है उसका हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। वैसे नाइट्रोजन का हाईएस्ट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। ये दोनों तो नॉन मेटल है, आया ना? पकड़ लीजिए, नॉन मेटल है। तो ये दोनों का हाईएस्ट में नहीं है, ये दोनों का हाईएस्ट में तो है नहीं, किस में है? लोएस्ट में भी नहीं है, प्लस कुछ में है। तो इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा उधर N का क्या रहना चाहिए? प्लस रहना चाहिए, और I का क्या होगा? +7 होगा।
तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक अटेन नहीं हुआ है। तो K2Cr2O7 इन दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैं बोलूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NO2 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ IO3 माइनस इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, एक देगा NO2 तो IO4 दे देगा, उस टाइप का। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या था, एक हाईएस्ट था इसलिए वो कैंसल आउट हो जा रहा है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो अभी तक जितना आपको एग्जाम्पल दिया आपको सब क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अगर नहीं हुआ है तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और वीडियो को अच्छे तरह से फिर एक बार देखिए, आप जरूर समझ जाओगे कि क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो अभी इसको बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर देते हैं आज के क्लास के लिए। तो क्वेश्चन लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.4 ग्राम sample of H2O2 reacts with 0.63 gram of KMnO4 in presence of H2SO4 एसिडिक कंडीशन में दिया है। ठीक है, देन बोला है कैलकुलेट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ सैंपल ऑफ H2O2। तो एक सैंपल दिया है, उसको रिएक्ट करवाया है KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बोला है कि परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज प्यूरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो रिएक्शन क्या होगा लिख लीजिए पहले सॉल्यूशन में। KMnO4 के साथ क्या है, H2O2 है, उसको हम H2SO4 देंगे, तो ये क्या देगा, K2SO4 देगा। और बोला था एसिडिक कंडीशन में Mn+7 क्या देता है, Mn+2 देता है, तो ये MnSO4 देगा। यहां तक समझ में आ गया। और एक देगा वाटर और देगा ऑक्सीजन, ये उसका जनरल रिएक्शन है। अभी बैलेंस कर देंगे तो के कितना है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो MnSO4 में भी कितना मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। टोटल SO4 कितना हो गया, 3, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो गया, आया ना। अभी हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 6 2 8 हाइड्रोजन है, तो 8H2O हो गया, आया ना, 8H2O हो गया। तो अभी बैलेंस हो रहा है क्या, देखिए नहीं हो रहा है बैलेंस, तो उसको फर्दर बैलेंस करते हैं। यहां पे 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 6 16, ये हो गया 8 × 2 कितना 16। ठीक है, तो ये हो गया 5H2 प्लस 8 5O2। ये हो गया मेरा बैलेंस, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। कौन सा मेथड यूज करके, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके। आप इसके लिए रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में आपको पढ़ाया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी मुझे क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट इक्वल करना है किसका, KMnO4 का मिली इक्विवेलेंट किसका इक्वल करना है, H2O2 के साथ। तो उसके लिए हमें इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा, इन दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चेंज देख के निकालेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है किसको, K2SO4 के साथ, सॉरी क्या दे रहा है, MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ या ना। क्योंकि मिली इक्विवेलेंट के लिए हमें वैलेंसी फैक्टर का जरूरत है। तो Mn का कितना है, +7 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 इंटू +7 +14, यहाँ पे +2 है, 2 इंटू +2 क्या हो गया, +4 हो गया। तो चेंज कितना हो गया, 10, चेंज कितना हो गया, 10। तो वैलेंसी फैक्टर किसका, KMnO4 का कितना हो गया, 10/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5H2O2 से 5O2 में वो कन्वर्ट हो रहा है, 5H2O2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5O2 में, आया ना। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना है, -1 है, H2O2 क्या होता है, ऐसे होता है, पेरोक्साइड होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का कितना रहता है, -1 रहता है, इसमें कितना है, 0 है, आया ना। तो टोटल इसमें कितना हो गया, 5 इंटू 2 इंटू -1, आया ना। इसमें टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 0, तो इसका हो गया कितना, -10, टोटल हो गया कितना, -10, इसका हो गया कितना, 0। तो चेंज कितना हुआ, 10, तो चेंज हुआ क्या, 10। तो मेरा वैलेंसी फैक्टर है किसका, H2O2 का 10 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 5 = 2। समझ में आया, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन आपको बताया था मैंने, जब इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का हमने निकालना था, तब मैंने बताया। तो जितना भी रिडॉक्स टाइट्रेशन जैसा क्वेश्चन आएगा, आप अभी से डायरेक्ट याद रखना, KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर होगा 5 और H2O2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, H2SO2 का क्या हो रहा है, H2O2 का मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए मैं KMnO4 को क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा, H2O2 को बोलूंगा मैं रिड्यूसिंग एजेंट, आयन। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी सिंपली क्या करना है कि मुझे अमाउंट ऑफ KMnO4 दे दिया है, तो वहां से उसका मिली इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा। तो उसको यूज करके मुझे अमाउंट ऑफ प्योर H2O2 निकालना है। लेट अमाउंट ऑफ प्योर H2O2 बी X ग्राम, है ना। तो हमें पता है क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, H2O2, है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या होगा, गिवन वेट 0.632 है, मोलर वेट कितना होता है, 158 होता है, KMnO4 का 158 होता है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 इंटू 1000 इक्वल टू X बाय H2O2 है, H2O2 का कितना होगा
34 होगा, हाँ या नहीं? 34 होगा तो H2O2 ऑक्सीजन का, ये 2 ऑक्सीजन का कितना है 32, तो 34 ग्राम हुआ इंटू 2 इंटू 1000, कैंसल आउट कर दिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया 0.632 इंटू 34 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 158 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 0.34 ग्राम। आंसर आ जाएगा कितना 0.34 ग्राम। ठीक है, तो मेरा अमाउंट ऑफ प्योर H2O2 मिल गया मुझे 0.34 ग्राम, हाँ या ना? तो परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्योर H2O2 बाय अमाउंट ऑफ जो सैंपल मेरा दिया है इंटू 100 इक्वल टू 0.34 बाय 0.4 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 85%। 0.34 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100, तो मेरा आंसर कितना आ गया 85%। ठीक, 85% ये मेरा आंसर है जो मांगा था, परसेंटेज प्यूरिटी क्या हो। तो यहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0 ग्राम ऑफ H2O2 solution containing X% H2O2 by weight requires, यहाँ पे भी क्या है वही सॉल्यूशन दिया है H2O2 का, weight requires x ml of KMnO4 solution for complete oxidation under acidic condition। ठीक है, calculate normality of KMnO4 solution, then calculate normality of KMnO4 solution। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे वही सेम रिएक्शन लिखते हैं, 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 2H2SO4 है ना।
H2 है 3H2SO4 गिविंग राइज टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2। तो आपको बोला था कि इस टाइप का अगर दिया है तो आप अगर इसको बैलेंस करोगे तो भी चलेगा, बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट करते हैं तब बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। जब हमें वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है तब हम इसको बैलेंस करना चाहिए, पर मिली इक्विवेलेंट के टाइम में इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस ना करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमें वही यूज करना है, MEQ ऑफ KMnO4 इक्वल टू MEQ ऑफ H2O। ठीक है, तो गिवन है क्या मेरा X% O2 H2O2 बाय वेट मेरा सैंपल में है। तो मैं लिख सकता हूं कि 100 ग्राम ऑफ H2O2 सैंपल कंटेन्स X ग्राम ऑफ क्या H2O2 आया ना, ये लिख सकता हूं क्योंकि मास परसेंट दिया है। तो 1 ग्राम ऑफ H2O2 सैंपल कंटेन्स क्या हो जाएगा X बाय 100 ग्राम ऑफ H2O2 आया ना। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो यहां से मुझे मेरा जो सैंपल सॉल्यूशन दिया है, सैंपल सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन दिया है उसमें कितना ग्राम H2O2 है मिल गया। तो मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 निकाल सकता हूं कैसे करके, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या है मोलार मास आया ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो गया मोलार मास। तो मोलार मास कितना है 4 आया ना। अच्छे से लिख देता हूं एक बार, X बाय 100 डिवाइडेड बाय 34 इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 1000 आया ना। तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूं X बाय 34 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1000। यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद MEQ ऑफ KMnO4 इक्वल टू MEQ ऑफ H2O2 आया ना। तो नॉर्मलिटी अगर KMnO4 का N है, नॉर्मलिटी अगर N है और वॉल्यूम क्या है XML है, तो मेरा MEQ क्या होता था N इंटू V इन ML होता था, तो N इंटू X हो जाएगा। इक्वल टू मैं लिख सकता हूं X बाय 34 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 1000। यहां से कट कर देते हैं 100 और 1000, X और X को कैंसिल आउट कर दिए। दैट इंप्लाइज N इक्वल टू क्या हुआ 20 बाय 34। N इक्वल टू क्या हुआ 20 बाय 34, जिसका वैल्यू आएगा 0.588 नॉर्मल। तो मेरा नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा 0.588 नॉर्मल, और इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। 0.588 नॉर्मल और 0.588 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, कितना इजी है। एक बार आप वैलेंसी फैक्टर आपको पता चल गया कितना होगा, तो बार बार निकालने का जरूरत नहीं। एसिडिक कंडीशन का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आता है, बेसिक न्यूट्रल का नहीं आता, बहुत रेयर केस है अगर आएगा।
तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है क्या? अच्छा, in 50 ml solution of H2O2 an excess of Ki and dilute H2SO4 were added. The I2 so liberated, मतलब वो रिएक्शन जो हुआ उससे आयोडीन निकला, require 20 ml of 0.1 normal Na2SO3 sodium sulfite for complete reaction. Then calculate strength of H2O2 in grams per liter. ठीक है, तो मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है? KI मेरा रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या? H2O2। तो वो क्या दे रहा है? K2SO4 प्लस H2O प्लस I2। बैलेंस भी कर सकते हो आप, आपका मन आप बैलेंस भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? Na2SO3 आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है? Na2S4O6 प्लस 2NaI, ठीक। तो यहाँ पे पहले आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है उसके साथ हम Na2SO3 को टाइट्रेट कर रहे हैं, वो फर्दर क्या कर रहा है? आयोडीन का रिडक्शन कर रहा है। वो फर्दर आयोडीन का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये तो एक्सेस में है, हाँ या ना? ये तो एसिडिक कंडीशन है, ये तो कंडीशन है, ये एसिडिक कंडीशन है, हाँ या ना? और ये है मेरा और एक रिएक्टेंट, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जो होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो I2 निकलेगा उसके साथ सेम होगा, हाँ या ना? उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन से जितना I2 निकला वो Na2SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं या नहीं? क्योंकि जो I2 निकला वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पहला रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है? MEQ ऑफ H2O2 इक्वल टू MEQ ऑफ क्या हो रहा है? I2। दूसरा रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है? MEQ ऑफ I2 इक्वल टू MEQ ऑफ Na2SO3। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, हाँ या ना?
तो मुझे चाहिए क्या, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 चाहिए ग्राम पर लीटर। मतलब मुझे पहले क्या चाहिए, कितना ग्राम मेरा H2O2 है वो चाहिए। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू किसका गिवन है, Na2SO3 का, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3 है ना। तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x अगर उसका लिया अमाउंट, अगर इसका अमाउंट लिया x, मैंने लिखा नहीं है पर डायरेक्ट लिख दिया x, इसका कितना होता है 34 है ना, इंटू 2 वैलेंसी वेक्टर। बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, एक बार निकाला सिर्फ समझाने के लिए, उसके बाद खुद लिख देना है। इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू 20 वॉल्यूम इन आया, हो गया। तो यहां से आप निकाल दीजिए सॉल्व करके, इसका वैल्यू कितना हो गया 2, डॉट इम्प्लाइज x बाय 34 इंटू 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2 कैंसल आउट हो गया, डॉट इम्प्लाइज x इक्वल टू हो गया 34 बाय 1000 ग्राम। तो मेरा जो सैंपल सॉल्यूशन मैंने लिया था उसमें कितना है, 34 बाय 1000 ग्राम क्या है, H2O2 है। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कितना ग्राम ml सॉल्यूशन है, 50 ml सॉल्यूशन। तो मैं बोल सकता हूं कि 50 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 34 बाय 1000 ग्राम ऑफ H2O2। तो मेरा 1 लीटर मतलब क्या है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, कंटेन्स क्या होगा 34 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000 इंटू 50 इंटू 1000 इक्वल टू 1000 कैंसल आउट हो गया 34 बाय 50, हाँ या ना, 34 बाय 50। तो 34 बाय 50 का वैल्यू आएगा 0.68 ग्राम ऑफ H2O2। तो मेरा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स क्या होगा, 50 ml सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ H2O2। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml कंटेन्स क्या होगा 0.68 ग्राम ऑफ क्या होगा H2O2, 0.68 ग्राम ऑफ क्या होगा H2O2 होगा, हाँ या ना। तो दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं मेरा स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा 0.68 ग्राम पर लीटर, हाँ या ना, क्योंकि 1 लीटर में इतना ग्राम प्रेजेंट है। तो मेरा स्ट्रेंथ क्या होगा, और फिर से लिख देते हैं, रुकिए, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू 0.68 ग्राम पर लीटर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया। तो पहले मिली इक्विवेलेंट से इसका अमाउंट मैंने निकाल दिया यूज करके, और यहाँ पे गिवन है कि 50 ml सॉल्यूशन है, तो 50 ml सॉल्यूशन में इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में जितना प्रेजेंट होगा वही उसका स्ट्रेंथ है, हाँ या ना, वही उसका स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर में। तो 0.68 ग्राम प्रेजेंट है 1000 ml और 1 लीटर में, तो स्ट्रेंथ हो गया कितना 0.68 ग्राम पर लीटर। ठीक, स्ट्रेंथ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तो
लिख लीजिए। अभी इरेज करना शुरू करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारा आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से।